हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस प्रेस सिंह। फोकस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं वो है हमारा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो जितने भी जो बिजनेसेस होते हैं ना, कोई भी जो बिज़नेस होता है, कोई भी पर्सन अगर बिज़नेस शुरू करता है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। चाहे वो कोई सा भी बिज़नेस है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, जॉइंट इन द फैमिली, सारे बिजनेस का एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट ना कमा के सिर्फ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो हम एनपीओ के अंडर कंसिडर करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम, ऑर्फन्स, ये सारे के सारे एनपीओस के अंडर कंसिडर करे जाते हैं। अब इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है सोसाइटी के लिए, पीपल्स के लिए, कंट्री के लिए, सबको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अब चाहे हम कोई सा भी बिजनेस चलाएं, चाहे वो प्रॉफिट के लिए है, चाहे वो बिना प्रॉफिट के लिए हम चला रहे हैं, उनका सबका जो रिकॉर्ड है वो हमें गवर्नमेंट को सबमिट कराना नेसेसरी है। ठीक है। अब गवर्नमेंट को हमने अगर कुछ सबमिट कराना है तो उसके लिए हमें उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो एनपीओस के भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। एनपीओस के रिकॉर्ड्स में जो हम चीज़ें बनाते हैं, जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आप देखिए। देखो, जो फर्स्ट जो अकाउंट है इसमें जो बनाया जाता है वो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड जो फाइनल अकाउंट हम बनाया जाता है हमारी तरफ से वो होता है बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट हम बना के चलते हैं। बेसिकली तीन फाइनल अकाउंट होते हैं एनपीओ के, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे इसका नाम है वैसे ही ये अकाउंट काम करता है। रिसिप्ट मतलब जो भी हमारे पास कैश रिसीव हुआ वो हम रिसिप्ट में कंसिडर करते हैं, जो हमने कैश पेमेंट करी वो हम पेमेंट्स में कंसिडर करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर भी अपने नाम की तरह ही है। इनकम मीन्स जो भी इनके पास पैसा आया, जो भी एक्सपेंसेस में जो इन्होंने खर्च करा वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास बैलेंसेस बचते हैं वो हम बैलेंस शीट में कंसिडर करते हैं। जो बैलेंसेस अगले साल कंटिन्यू होते हैं ना, उनको बैलेंस शीट में कंसिडर कराया जाता है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वो वाली बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट दूसरी फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि एनपीओस के लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, वैसे हम बनाते हैं कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम एनपीओ के लिए बना रहे हैं, इसकी जगह हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी सारे बिजनेसेस में पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, चाहे आपका जॉइंट हिंदू फैमिली है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक, ये बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। जो कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अभी। कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो मेजर डिफरेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल के एंड में एक ही बार बनाया जाता है। ठीक है, साल के एंड में एक 31 मार्च को हम, या 31 दिसंबर को जब भी हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं तभी बनाया जाता है। कैश बुक डेली बेसिस पे बनाई जाती है। जो कैश बुक होती है हमारी, ये डेली बेसिस पे क्रिएट होती है। डेली जो भी कैश रिसीव हुआ और जो कैश पेमेंट हुई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होते हैं, मतलब कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम नहीं होता। कैश बुक में कैश का कॉलम अलग होता है, बैंक का कॉलम अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कंसिडर किया जाता है। इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो आंसर आता है, ठीक है। इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होती है। इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उससे जो प्रॉफिट होता है वो शिफ्ट होकर आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट इनकम और जो एक्सपेंडिचर है वो कंसिडर करी जाती है। बैलेंस शीट ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या, बैलेंस शीट सेम ही है, बट बैलेंस शीट इसमें हम दो बनाते हैं, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब देखो एनपीओस में ये काम कैसे करता है। इसमें हमारे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है
वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है, वैसे बाकी और जैसे आप फर्दर स्टडी करोगे आगे तो उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, या रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों दे रखे हैं तो उसको यूज़ करके आपने बैलेंस शीट बनाना है। बट आपके कोर्स में 11th में या 12th में जो भी एनपीओ हमारा आता है उसके अंदर सिर्फ आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, अब एनपीओ जैसे आप जानते हो कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अब उसमें हम ये अकाउंट, ये 3 अकाउंट बना रहे हैं, अपनी 3 चीज़ें बना रहे हैं। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल होंगी ये चीज़ें, तो कौन सी चीज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कंसिडर करी जाती है, कौन सी चीज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट में कंसिडर करनी है, कौन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेनी है, कौन सी बैलेंस शीट में लेनी है, ये चीज़ हमने समझनी है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग करी थी, जहाँ से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो समझना जरूरी है। एक्सपेंसेस और इनकम, इनकम और एक्सपेंसेस के नेचर को समझना बड़ा जरूरी है। इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, हमने एक बिल्डिंग खरीदी, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। हमने रेंट पे करा, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, बट हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर हैं, इनको 3 पार्ट में कन्वर्ट करा गया है। बेसिकली इसका जो नेचर है वो 3 टाइप्स के नेचर होते हैं हमारे। एक होता है रिवेन्यू नेचर, एक हमारा होता है कैपिटल नेचर, एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू नेचर। ये हमारे 3 तरीके के नेचर होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के। और ये नेचर जो होते हैं ना, यही डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी चीज को कहां डालना है। ठीक, रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर जो है हमारा, इसकी अगर हम एक्सपेंसेस कंसिडर करें तो कौन सी होती है हमारी रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर्स? सैलरी। सैलरी रिवेन्यू नेचर में कंसिडर करा जाता है। रिवेन्यू नेचर में क्यों कंसिडर करा जाता है? ऐसे एक्सपेंसेस जिसके बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर ही रिसीव हो जाते हैं, उसको हम रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। 1 साल के अंदर अंदर कैसे? मैंने इस मंथ अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ अगर मेरे को उनसे काम करवाना है तो मेरे को अगेन पेमेंट करनी पड़ेगी। जो सर्विसेज हम मुझसे ले चुके हैं उसके लिए जो हम पेमेंट कर चुके हैं सैलरी, अगर हमने वो जो सर्विसेज है उसको रिपीट करना है तो मेरे को दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक, तो सैलरी हमारी किस नेचर की होगी? रेवेन्यू नेचर की। ऑल राइट, अब कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर है वो कौन सा हो गया? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया हमारा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स एसेट हमारी कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर में कंसिडर की जाती है। सैलरी मैंने पे करी है, खर्चा है, एक्सपेंस है। फर्नीचर खरीदा है मैंने, खर्चा है, एक्सपेंस है। अब नेचर कैसे डिसाइड हुआ उसका? जो जिस चीज़ की सर्विसेज के लिए हमें बार बार पेमेंट करनी पड़ती है वो रिवेन्यू नेचर में कंसिडर करी जाती है। जिसकी सर्विसेज के लिए हमें एक बार मैंने पेमेंट कर दी, मैंने एक बार अपना फर्नीचर खरीद लिया, अब उसके लिए मेरे को दोबारा पेमेंट नहीं करनी, वो हमेशा के लिए हमारा है। मैं जितना उसको केयरफुली यूज करूंगा उतना मैं लॉन्ग टर्म तक उसको मैं उसकी यूजेस ले सकता हूं, उसके बेनिफिट्स में ले सकता हूं। ठीक है ना, तो ये चीज डिफरेंशिएट करती है कैपिटल को और रेवेन्यू से। जिसका फायदा 1 साल के अंदर मिल जाना है वो रेवेन्यू, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म तक मिलना है वो हमारा क्या हो जाता है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। क्लियर? जो रेवेन्यू नेचर की जो इनकम जो एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, वो हम कंसिडर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटल नेचर की हैं वो हमारी जाती है बैलेंस शीट में। ठीक, और चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है, सारी मिलके हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाती हैं। क्लियर? दोबारा समझाता हूं आपको। जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है चाहे वो कैपिटल नेचर का खर्चा है, दोनों केसेस में कैश तो हमारी तरफ से गया, पेमेंट तो हुई, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में आएगा। ओके, सेम
चाहे मैंने फर्नीचर के लिए खर्चा करा है, पेमेंट तो हमारी फिर हुई है, वो भी पेमेंट साइड में आने वाला है। ओके, तो दोनों खर्चे हैं हमारे, वो दोनों पेमेंट में आने ही वाले हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो लेके चलें जिसका फायदा हमें विद इन ईयर मिल जाएगा। रेवेन्यू नेचर की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, और कैपिटल नेचर की इनकम और जो एक्सपेंडिचर है वो जाएंगी बैलेंस शीट में, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती। मैंने एक बार इस महीने मैंने सैलरी पे करी है तो वो खत्म, उसका बेनिफिट ले लिया मैंने, उनसे काम करवा लिया। सेम दूसरी साइड, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है वो तो हमेशा के लिए हमारा है, तो वो एसेट बन जाती है हमारी। क्लियर। अब रिवेन्यू नेचर का जो रिवेन्यू नेचर का हमारा इनकम है वो क्या है, हमारी बेसिकली इनकम क्या है रिवेन्यू नेचर की। आप लोग जैसे अब काफ़ी टाइम हो ही गया है आपको क्लास अटेंड करते हुए, एनपीओ जो है इसका मेन मोटिव क्या है, सर्विसेज देना। बट ये जो सर्विसेज देते हैं ये बिल्कुल फ्री नहीं होती, ये कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं। चाहे स्कूल हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कुछ भी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल फ्री नहीं होती, वो बिल्कुल जो मिनिमम अमाउंट है वो चार्ज करती हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कार्ड बनते हैं, कार्ड बनाया जाता है, उसमें 5 का 10 का 50 का ऐसे कुछ कार्ड बनता है, एक अमाउंट चार्ज करके वो एक कार्ड बना देते हैं, उसके बाद वो आपको सर्विसेज देते हैं। सब कुछ फ्री होता है बट वो कार्ड बनाने के चार्जेस लेते हैं, तो वो जो फीस ले रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। सेम आपका अगर कोई स्कूल है उसमें भी सेम ऐसे ही काम करता है, स्कूल भी आपसे फीस चार्ज करता है उसके अकॉर्डिंगली वो। अब ये जो इनकम है, जो इनकी मिनिमम अमाउंट ये चार्ज कर रहे हैं, ये जो इसको हम वर्ड जो डिनोट करते हैं, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं अपना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और फीस। चाहे सब्सक्रिप्शन बोल दो चाहे फीस बोल दो, ये जो मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं ना, इसको सब्सक्रिप्शन या फीस वर्ड से डिनोट करा जाता है। अभी मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, बट जैसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें भी वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज लोगों को फ्री में भी देते हैं। बेसिकली बिल्कुल फ्री ना करके वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रख देते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ओपीडी कार्ड बनेगा 100 रुपीज़ का। उसके मतलब नॉर्मल उनकी फीस चाहे 1000 रुपीज़ है, चाहे 5000 है, चाहे जो मर्जी XYZ है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि उसमें इतने का ही चार्ज होगा, आपसे डॉक्टर को मिलने की जो फीस है वो इतनी ही होएगी। तो वो भी फिर इस तरीके से एनपीओ में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कैपिटल नेचर की जो हमारी इनकम है वो क्या हो सकती है, बताओ, कोई अगर आइडिया है? चलो मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल नेचर की जो इनकम है हमारी वो होती है डोनेशन। अब जो एनपीओज होते हैं इनको लोग डोनेशन देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन। जैसे बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है, वो एनपीओ है उसका। वो क्या करता है, वो अपनी तरफ से उसको डोनेशन अमाउंट, मतलब एक बीइंग ह्यूमन एक तो एनपीओ आ गया ना, तो सलमान खान उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो फंड है वो अगर उसको पे कर रहा है, तो एनपीओ को जो डोनेशन रिसीव हो रही है सलमान खान से, तो वो जो डोनेशन है वो कैपिटल नेचर की है, ठीक। जैसे कोई और, चलो ये तो बीइंग ह्यूमन तो अलग, एक अलग तरीके की अलग प्रोसीजर है, कोई नहीं, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम कोई एनपीओ चला रहे हैं, तो किसी पर्सन ने अपनी इनकम का लार्ज पार्ट एक एनपीओ को दे दिया, मतलब डोनेशन में दे दिया किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो कैपिटल नेचर की इनकम कंसिडर की जाती है एनपीओ की, ठीक है। समझ में आया आपको? रिवेन्यू नेचर समझ में आया, जिसके फायदे हमें विद इन ईयर मिल जाते हैं, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है। कैपिटल नेचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसके फायदे हमें लॉन्ग टर्म तक मिलने वाले हैं, ठीक है। थर्ड होता है डेफर्ड। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो होते तो हमारे रिवेन्यू नेचर के हैं, बट उसको मान के हम कैपिटल नेचर का चलते हैं, ठीक है, उसको डेफर्ड रिवेन्यू कंसिडर करते हैं। ये हमारे कोर्स में इसमें एक ही एग्जांपल आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक। हमने क्या करा, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई है और वो हम ये सोच रहे हैं कि उसका बेनिफिट हमें 5 सालों तक मिलने वाला है, तो हम उसको उस एक्सपेंडिचर को इसी 1 साल के खर्चे में डाल के उसको कैपिटल नेचर का कंसिडर करते हैं, और उसको 5 साल तक धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंडिचर ट्रीट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने 5 लाख रुपए कर दिए, 5 लाख रुपए खर्च दिए एडवर्टाइजमेंट पे,
ठीक है। हम ये सोच रहे हैं उसके बेनिफिट में 5 साल तक मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 4 लाख रुपए हैं वो कैपिटल नेचर के खर्चे में डाल देंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए हम इन रिवेन्यू नेचर में डाल देंगे। नेक्स्ट ईयर जब आएगा फिर 1 लाख रिवेन्यू में डाल दिया जाएगा, वो 4 में से कम हो जाएगा, वो 3 लाख का रह जाएगा। इस तरीके से वो कंसिडर होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू, क्लियर। रिवेन्यू नेचर सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होती हैं, कैपिटल नेचर की सारी आइटम हमारी बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती हैं, और दोनों चाहे रिवेन्यू कैपिटल चाहे डेफर्ड रेवेन्यू चाहे कुछ भी, वो सारा का सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये हमारा एनपीओ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनपीओ की अगली क्लास हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसमें आपको जो भी कोई डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फोकस ट्यूटोरियल।